जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की हिंदी की परीक्षा 22 फरवरी को होने वाली, इसीलिए हम आप लोगों के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मॉडल पेपर लाए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम आप लोगों को केवल 3 ही मॉडल पेपर कराएंगे। इनको आप तैयार कर आप 65 प्लस की नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात हल्के में नहीं लेनी, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही मॉडल पेपर तैयार करने हैं। आपका पूरा पेपर फँस जाएगा इसी में। तो यहाँ पर आपको 3 सैंपल मॉडल पेपर कराए जाएँगे। एक वीडियो आज होगा अपलोड, साथ में आपको इसका दूसरा वीडियो भी मिल जाएगा, तीसरा वीडियो भी मिल जाएगा। यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको ऐसे किस प्रकार से लिखना है, लेटर किस प्रकार से लिखना है, और यहाँ पर आपको अपने जो वाद्यांत वगैरह जो क्वेश्चन होते हैं पैसेज के, वो किस प्रकार से लिखें ताकि आपका एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। तो यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे वीडियो के साथ-साथ यानी क्वेश्चन के साथ-साथ दिए जाएँगे। तो यहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी वीडियो के साथ-साथ यहाँ पर क्वेश्चन भी कराए जाएँगे, और साथ में आपको ये भी बताइए आपको किस प्रकार से लिखना है ताकि आपको एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। सबसे पहले हम एमसीक्यू करते हैं, यानी कि आप जब बोर्ड परीक्षा में जाएँगे तो यहाँ पर आपको वहाँ पर एक कॉपी दी जाएगी और साथ में आपको ओएमआर शीट भी दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी कॉपी लेंगे, कॉपी को देखेंगे कोई कॉपी का पृष्ठ फटा तो नहीं है या कोई कॉपी का पेज अलग तो नहीं, सारा कुछ देखकर आप अपनी कॉपी में फिल करना चालू करेंगे, ठीक है? जैसे कि आपकी बोर्ड की कॉपी है तो यहाँ पर पहला पृष्ठ आप भर लेंगे इधर वाला अध्यापक के लिए जहाँ पर अपना नंबर एंटर करता है तो आपको इसको नहीं छूना है, सिर्फ़ आपको इधर वाला भी भरना होगा। इसके बाद अपनी ओएमआर शीट लेंगे, यहाँ पर अपनी ओएमआर शीट की सारी डिटेल भर लेंगे, ठीक है? इसके बाद हम लोग बहुविकल्पी देखते हैं, जैसे कि सारे बहुविकल्पी हम लोग जैसे कि देखते हैं, फिर आप वैसे बहुविकल्पी यहाँ पर करने का प्रयास करें। तो जब हम सारे बहुविकल्पियों को देखेंगे तो वही बहुविकल्पी अपनी ओएमआर शीट पर जो सही होगा उसी के सामने वही गोला कर देंगे। तो अब हम लोग अपने बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारा जैसे कि यही मानो कि पेपर हमारा आया है। जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि अभिमन्यु वध खंडकाव्य रचयिता है। तो यहाँ पर अभिमन्यु वध किसने खंडकाव्य को रचित किया था? तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल ने अभिमन्यु वध खंडकाव्य की रचना की थी, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 क्वेश्चन कह रहा है कि मृतता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? जीवन की एक औसत, क्या जीवन की एक औसत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि सबसे भयानक ज्वर होता है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुसंग का। किसका? कुसंग का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटक। किसकी रचना है? नाटक इसकी विधा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है मेरी आत्मकथा के लेखक हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 रासो ग्रंथों की भाषा है। तो यहाँ पर हमारी इसकी भाषा क्या है? वो हमारी भाषा है डिंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भक्ति काल की रचना है। भक्ति काल की कौन सी रचना है? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पत्रिका, जो कि है हमारी भक्ति काल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 तार सप्तक काव्य के संपादक कौन है? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी। इसका हमारा राइट आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 वन पथ पर कविता किस प्रकृति से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कवितावली से। किससे? कवितावली से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 बिहारी की काव्य शैली है। तो यहाँ पर बिहारी की काव्य शैली कौन सी थी? वो थी हमारी यहाँ पर मुक्तक। किस प्रकार की काव्य शैली थी? मुक्तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हंसी हंसी भाजय देखी दूल्हे दिगंबर को पावनी जे आवे हिमाचल के उछा में शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे हास कोई दंगा भागो गंगा के विवाह में। इस पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पर आपको सभी को पता होगा इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो आप लोग मुझे इस पंक्ति में कौन सा रस है उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे, इसमें कौन सा रस होगा, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि कोटिकुलस समवचन तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
तो यहाँ पर हमारा इसका जो अलंकार होगा वो होगा हमारा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को कहा जाता है। तो उस छंद को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है समछंद। क्या कहा जाता है? समछंद वहाँ पर उसको कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, अनंत शब्द में से कौन सा उपसर्ग है? मतलब कि पूछा जो अनंत शब्द है उसमें हमारा उपसर्ग कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो हमारा उपसर्ग है वो हमारा होगा अन। कौन सा होगा? अन हमारा उपसर्ग होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है पूर्व पद संख्यावाची होता है। यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास में पूर्व पद संज्ञावाची होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है, शिकारी का बाण हिरण को लगा रेखांकित अंश का पर्यायवाची बताइए। बाण का पर्यायवाची क्या होता है? तो यहाँ पर जो पर्यायवाची होगा वो हमारा होगा क्या होगा? सर। क्या होगा? बाण का पर्यायवाची क्या होता है? सर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर है तुई, यानी कि तुई हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, जिस शब्द में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। क्या आंसर होगा? मिश्र वाक्य यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तो वाच्य होता है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है कि तस्मै तद शब्द में किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमारे सारे एमसीक्यू थे जो कि आपको अपनी बोर्ड में ओएमआर शीट दी जाएगी उस पर आपको फिल कर देने होंगे। अब आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी उठाएंगे, ठीक है, उसमें जो आपने लाइनिंग ऐसे की थी 15 मिनट पहले आप इसे लाइनिंग करेंगे, जो आप कर लेंगे, ठीक है, वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको यहाँ पर समझो। आप बोर्ड परीक्षा में जो 15 मिनट का समय दिया जाता है उसमें आप इस प्रकार से सारे पेजों में लाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर डालना होगा प्रश्न संख्या नंबर 1। क्या डालना होगा? प्रश्न संख्या नंबर 1। इधर लिखना होगा आद्यंत, यानी कि हिंट लिखना होगा। हिंट चाहो तो हिंट लिखो। इसके बाद जो पैसेज का जो हमारा गद्यांश होगा उसका पहला शब्द लिखेंगे, डॉट डॉट करके लास्ट शब्द लिखेंगे। यहाँ पर उत्तर 1 डालेंगे, उत्तर नहीं तो केवल सेमीकोलन रोमन अंकों 1 लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। रोमन अंकों में 2 लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों को करना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा खंड बा कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है पहले पेड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें भी सुटी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों को एक दुनिया सी बसा दी गई। पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं के चित्रों की काया सृज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। तो फिर दीवार में उमंग होठी, पहाड़ पुलकित होठी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ही पता होना चाहिए जो हमारा गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है और इसके कौन लेखक हैं, ठीक है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। आज ही आपको क्या करना है, लगभग आप गद्य के पहले 3 चैप्टर के आपको सारे लेखक उनके पाठ का नाम तैयार करना, इसी में आपका पूरा फंस जाएगा। इस बात की गारंटी है, पूरा पहले 3 पार्टों में से फंस जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, तो आप पहले का जहाँ पे 1 लिखा था उसका आप ऐसे संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा पे यहाँ पर कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, मतलब कि आपको बोर्ड परीक्षा में क्या करना हो, जो आपका जैसा लिखा है उसको आपको सेम वैसे ही अपने शब्दों में लिख देना होगा, वो आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। इसके बाद गा कह रहा है कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है पहाड़ों को किस प्रकार से जीवंत बनाया गया, तो आपको इसका आंसर आपको इसी में पैसेज में मिल जाएगा, आपको पढ़ना होगा, फिर उसको अपने शब्दों में लिख देंगे। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो यहाँ पर आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो नीचे दिया गया आपको पता होना चाहिए हमारा ये किस पैसेज से, यानी कि किस पार्ट से लिया गया, किस लेसन से लिया गया है और हमारे इसके कौन लेखक हैं। इतना आपको आज ही कर लेना। आप अपनी नोटबुक उठाएंगे, पहले 3 पार्ट गद्यांश के
और पहले 3 पार्ट पद्यांश के आपको आज ही तैयार कर लेने, ठीक है? आज ही तैयार करेंगे, हम गारंटी लेते हैं आपके 3 पार्ट में से कोई ना कोई गद्यांश पक्का फँस जाएगा, ठीक है? आपको लेखक और पाठ पूरा-पूरा पढ़ लेना है, ठीक है? तो जैसा कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर का कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। खा वाला क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, मतलब कि आपको जहाँ-जहाँ रेखा खींची उसको अपने शब्दों में लिख देना होगा, बस आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहे, तो यहाँ पर आप पूरा पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको जो संदेश है वो आपको अपने आप से पता चल जाएगा कि हमारा गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अपने आप से वो पता हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके पद्यांश से पैसे लिया जाता है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपको आज ही अपने पद्यांश के 3 चैप्टर, शुरुआत के 3 चैप्टर आपको पद्यांश यानी कि उसके लेखक का जीवन परिचय सारा कुछ आज ही तैयार कर लेना है, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन पद्यांश दिया गया पुरते निकसी रघुवीर बरु धीर धीर धरी धीर दय मग में डग दोए डॉट डॉट करके आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 डालकर आप पुरते लिखना होगा, डॉट डॉट लास्ट शब्द ये लिखना है, ठीक है? प्रश्न नंबर दूसरे पेज पर ऐसा काम आपको करना होगा, ठीक है? फिर यहाँ पर नीचे अंडरलाइन कर देंगे, आप क्वेश्चन नंबर 1 रोमन अंकों में लिखें और फिर उसके आंसर लिखना चालू करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है उपरोक्त काव्यांश का संदर्भ सहित लिखना है। खा वाला कह रहा है पुर से कौन सी निकली थी, और गा वाला कह रहा है मार्ग में 2 पग रखते हुए क्या हुआ। तो यहाँ पर आपको इसके आंसर इस पद्यांश में ही मिल जाएंगे। आप इसको अपने हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसका आंसर इसी में ही दिख जाएगा, ठीक है? इसके अगर आपको ये नहीं आता है तो यहाँ पर जो अथवा में दिया गया आप उसको कर सकते हैं। अथवा में आपको कह रहे सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो। तो यहाँ पर आपको अथवा में पहले डालना हो सच्चा प्रेम डॉट डॉट करके, फिर आपको लास्ट वाला शब्द यहाँ पर आपको वहाँ पर वो नोट करना होगा। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला शब्द है वो आपको नोट करना होगा। तो यहाँ पर जो लास्ट शब्द हमारा है विकसित, क्या है विकसित। तो यहाँ पर आपको यही शब्द यहाँ पर नोट करना होगा। जैसा कि आपको सबसे पहले यहाँ पर पूछा कि सच्चे प्रेम की परिभाषा बताइए, कैसा प्रेम निष्प्राण होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर आपको इन सभी पहला बात तो हमारा पहला प्रश्न तो ओपन होता है, इसका पाठ का नाम और लेखक का नाम तो हर किसी को पता होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी खोलेंगे ऐसे, वहाँ पर अंडरलाइन आपकी होंगी, तो यहाँ पर आप लिखें प्रश्न संख्या नंबर 3 हिंट डालेंगे, पहला शब्द लिखेंगे, डॉट करके लास्ट वाला शब्द लिखेंगे। फिर यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संदर्भ, संदर्भ लिखेंगे, फिर डालेंगे हिंदी में अनुवाद कर देंगे। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। जैसा कि यहाँ पर आपको देख लेंगे आपको किस प्रकार से यहाँ पर आपको संस्कृत में भी आपको यही काम करना है, आपको शुरुआत के 3 चैप्टर तैयार कर लेने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो हमने आज आपको दिखा रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हीं को तैयार कर लेना होगा। जो पहला वाला ये दिया गया हमारा वाराणसी नामक पाठ से दिया गया है, यहाँ आपको इसको तैयार कर लेना होगा, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको कॉपी में बुक में डालना क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने अंडरलाइन की, यहाँ पर प्रश्न संख्या नंबर 4 यहाँ पर आपको डालना होगा हिंट, आपको पहला शब्द लिखना होगा, फिर डॉट करके लास्ट वाला शब्द लिखेंगे, फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा संदर्भ, संदर्भ लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। इससे ऐसे तरह आपको करना होगा। यहाँ पर आप 2 में से आपको किसी एक का ही करना है, 2 में से आपको किसी एक का ही करना है, जिस पर आपको काफ़ी आसान लगे आप वहाँ पर वही वाला करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर आप जिस जिस ज़िले से आप लोग बिलॉन्ग करते हैं, आपको ज़िले वाइज़ यहाँ पर आपको अपने खंडकाव्य का यहाँ पर उत्तर लिखना होगा। तो जो छात्र कानपुर मंडल में आते हैं उनके लिए हमारा कर्मवीर भरत खंडकाव्य उनके लिए होता है। तो वो छात्र हमारे कर्मवीर भरत के आधार पर उनका आपको यहाँ पर खंडकाव्य लिखना होगा। तो आप लोग खंडकाव्य को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ये आपके नंबर सर्टेन नंबर होते हैं, तो यहाँ पर आपको इन पर अच्छी तैयारी करनी होगी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पर जीवन परिचय तैयार करने होते हैं। तो यहाँ पर जीवन परिचय के लिए आपको डरना नहीं है, आपको अपने गद्यांश से शुरुआत के 3 पार्टों का आपका जीवन परिचय, 3 शुरुआत के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपको तीनों लेखकों का जीवन परिचय तैयार करना है। ऐसे पद्यांश में आपको शुरुआत में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मतलब कि 6 लेखकों का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। आपका बोर्ड परीक्षा में इसमें से 2 कन्फर्म फंस जाएंगे, इस बात की 100%
गारंटी। तो यहाँ पर आपको कोई 3 ही गद्यांश में कोई 3 और पद्यांश में आपको शुरुआत के 3 और आपको ऐसे ही गद्यांश में शुरुआत के 3 और पद्यांश में शुरुआत के 3 तैयार कर लेने तो आपको वहाँ पर जीवन परिचय की टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कोई एक पर जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जीवन परिचय में कॉपी लेंगे। सबसे पहले आप ऐसी जो आपको कॉपी मिलेगी यहाँ पर डालें प्रश्न संख्या नंबर 6। फिर आप जिस भी लेखक पर जीवन परिचय लिखना चाहेंगे उसका नाम बीचों बीच लिखेंगे, उसकी अंडरलाइन करें। फिर यहाँ पे लिखेंगे जीवन परिचय, उसके बारे में लिखेंगे। फिर डालेंगे हेडिंग, डालेंगे कृतियाँ डालेंगे। फिर जब उसके बारे में लिख देंगे फिर हेडिंग डालेंगे भाषा शैली, उसके बारे में लिख देंगे। इस प्रकार से आपको लिखना होगा, तो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर नहीं काटेगा। इसी प्रकार से आपको खंड काव्य में यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर जो आपको मतलब कि पद्यांश खंड से यहाँ पर आपको कोई एक जीवन परिचय लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जो हमारा इस पूरे पेपर में ना आया, वो आपको एक अपना 2 आपको यहाँ पर श्लोक याद कर लेने हैं, जो कि आपको परीक्षा में यहाँ पर कोई एक लिख देना होगा। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। आप 21 आदि सदन आजाद रोड प्रयागराज के रहने वाले प्रशांत हैं। अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बारे में बताते हुए अपनी दादी जी को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर सभी छात्र इसे लिख लेंगे। अगर आपको किसी को नहीं आता मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर ऐसे लिखना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाएँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, तो आप अपनी बोर्ड परीक्षा में ऐसे डालेंगे क्वेश्चन नंबर ऐसे यहाँ पर डालेंगे प्रश्न संख्या नंबर 9। यहाँ पर डालेंगे उत्तर 1 उत्तर सेकंड। आपको केवल यहाँ पर 2 ही करने, उसका उत्तर लिखेंगे, उसका दोनों सेकंड का उत्तर लिखेंगे, फर्स्ट का उत्तर लिख के आपको बस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वाराणसी कश्या भाषा केंद्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी वाराणसी, यहाँ पर सर्वत्र भाषा केंद्रम असली, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका कह रहा है कूपा किमद्र दुखम अनुभवती, यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। इसमें कह रहा है ग्रामीणा का उपसत्य, यहाँ पर मित्र दर्शेन किम वर्धते, तो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी 2 के आंसर लिखने होंगे, तो यहाँ पर आपको जो आसान लगे वही आपको 2 लिखने होंगे। ये नहीं सोचना कि बड़ा लिख दूँ या मैं छोटा लिख दूँ, कुछ भी नहीं है। इस पर आपको कोई 2 आंसर ही लिखने होंगे, जो आपको काफ़ी ईजी लिखें वही आपको इसको डायरेक्ट इसका आंसर लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका 7 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों के प्रश्न होता है कि सर हम किस प्रकार से लिखें ताकि हमको बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर मिल जाएँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको सबसे पहले मन में सोचना होगा आपको सबसे पहले कि आपको किस टॉपिक पर अधिक से अधिक हेडिंग आ रही हैं। ठीक है, जिस पर आपको अधिक से अधिक हेडिंग आए वहीं पर आपको वहाँ पर अपनी कॉपी लेना है जो आपको मिलेगी, प्रश्न नंबर 10 डालेंगे। जिस पर आपको अधिक हेडिंग आए उसी हेडिंग का आप बीच में नाम डाल देंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अपनी कॉपी में नीचे यहाँ पर लिखेंगे लाइन खींचिए, यहाँ पे लिखेंगे रूपरेखा, उसके बारे में लिखना चालू कर, फिर हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, फिर ऐसे सारा कुछ लिखते चले जाएंगे। हेडिंग वाइज ही डालकर लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप किस टॉपिक पर यहाँ पर इसे लिखना चाहेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों के लिए हिंदी का सैम्पल पेपर था, यानी मॉडल पेपर, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसे आप लोग आज ही तैयार कर लें पूरा क्योंकि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। आप पूरा आपका पेपर इसी से मैच खाता हुआ मिलेगा। तो आपको इसको अच्छे तरीके से पूरा यहाँ पर तैयार करना होगा। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से पूरा तैयार करना होगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से कॉपी में लिखना भी है ताकि आपका एग्जाम आपको पूरे नंबर दे। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।